नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। जिंदगी इम्तिहान है, हर पड़ाव पर एक इम्तिहान से हमें गुजरना होता है। बचपन में माता पिता हाथ पकड़कर रास्ता दिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो फिर स्कूल के टीचर हमें रास्ता दिखाते हैं उम्मीद और इच्छा के मुताबिक। आजकल अपना रास्ता बच्चे खुद तलाशते हैं, चुनते हैं। वैसे मोबाइल और सोशल मीडिया के जमाने में कोचिंग और शिक्षा कहां से करनी है ये भी आजकल बच्चे खुद ही तय कर लेते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने देखा कोरोना के बाद ऑनलाइन कोचिंग का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन यह भी सच है कि इसी का फायदा उठाते हुए अनप्रोफेशनल कोचिंग सेंटर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो सिर्फ अपने वीडियोस के जरिए बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर की तरफ आकर्षित करते हैं। बच्चे यहां आ तो जाते हैं लेकिन खुद को ठगा सा महसूस करते हैं और इसका नतीजा देखा गया है कि बच्चे या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कमतरी का एहसास उनको होने लगता है। आज हम बात ऐसे ही कोचिंग कल्चर पर करेंगे जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। क्या सचमुच दिल्ली के मुखर्जी नगर की सच्चाई वही है जो हमें अक्सर वेब सीरीज या रील्स में दिखती है? क्या वाकई राजेंद्र नगर में कोचिंग करना सपनों के सच होने की गारंटी है? दरअसल सोशल मीडिया के दौर में दिल्ली के इन ठिकानों को लेकर इस तरह का परसेप्शन तेजी से फैला है। सिविल सर्विसेज और तमाम तरह के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बच्चों की भारी भीड़ यहाँ पहुँच रही है, जिनमें ज्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो किसी टीचर के रील्स या फिर वायरल वीडियो देखकर यहाँ पहुँच रहे हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पे दीदी तैयारी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, वहाँ पे तैयारी तो ज़्यादा अच्छी रिसोर्स नहीं है, इसीलिए मैं दिल्ली आया था। फिर तो अभी यहाँ पे और कितने बच्चे होंगे जो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के, आपके जैसे कितने बच्चे जो सोशल मीडिया पे रिसर्च करके आए हैं? मैम यहाँ पे 80% सोशल मीडिया से ही आते हैं। 80% बच्चे होते हैं जो या तो पूछते दूसरों से, दूसरे जो बताते हैं ये टीचर बेस्ट है उस हिसाब से आते हैं। यहाँ यही प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे क्या करते हैं कि एक टीचर को देख के वो कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं 1.5-2 लाख रुपए दे के, लेकिन होता है कि कम से कम 10 से 12 टीचर पूरी कोचिंग को चलाते हैं। कई सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग टीचर्स के, लेकिन वो सिर्फ एक टीचर्स को देख के कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि जो बाकी के टीचर्स होते हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं, वो कैसा पढ़ा रहे हैं, वो उसके बाद फिर उन्हें समझ में आता है चीज़ कि वो फंस चुके हैं इसमें। पहले यहाँ का ट्रेंड क्या हुआ करता था 2019 के पहले कि एक इंटेलिजेंट ग्रुप आता था जो ग्रेजुएशन या पीजी करके आता था, उनमें अच्छी पकड़ होती थी सब्जेक्टों के प्रति, वो विश्वविद्यालयों से होके आते थे। लेकिन क्या हुआ, ये जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चला, छोटी छोटी रीलों को देख के लड़के 12th बाद ही आने लगे। कंपटीशन की परीक्षाएं किसी तपस्या से कम नहीं है। ऐसी परीक्षाएं न केवल सुनियोजित तैयारी मांगती हैं, बल्कि ये एग्जाम सब्र की भी परीक्षा होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर का पैटर्न बदला है। टीचर्स के वायरल रील्स देखकर बच्चे यहाँ आ तो रहे हैं, लेकिन टूटे सपनों के साथ वापस भी जा रहे हैं। जाहिर है रील्स के दौर में टीचर्स तो सेलिब्रिटी बन गए हैं, लेकिन कोचिंग में बच्चों से दूर हो गए हैं। ये दौर ऐसा आ गया कि जिसमें ऐसी कुछ सोशल मीडिया की वजह से व्यूअरशिप, सब्सक्राइबर, ये सब चीजें बढ़ने लगी। वरना इसी फील्ड के जो एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं कि देखिए सुपर 30 के आनंद जी आईटी के लेवल पर इतने बड़े फिगर, सब कुछ, लेकिन कभी भी आपको उनका सोशल मीडिया पर रील नहीं नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने जो सेल करने वाला उद्देश्य वो नहीं किया। तो आज के दौर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सोशल मीडिया पे, जिन्हें हम टीचर्स को सेलिब्रिटी करना, ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि टीचर्स अगर सेलिब्रिटी हो गया, इट मीन्स कि बच्चा उनके पास पहुंच नहीं पा रहा है, तो वन वे कम्युनिकेशन है। दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात करें तो इस जगह की पहचान आज देश के दूर दराज गांव तक है। यहाँ आकर तमाम एस्पिरेंट्स ने अपने सपने सच भी किए हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इसी मुखर्जी नगर में तमाम सपने टूटे भी हैं और दिल्ली का ये कोचिंग हब अब उम्मीदों और सपनों के बोझ तले दबता जा रहा है। बच्चों की भीड़ की वजह से यहाँ कमरों का किराया बढ़ा है और यहाँ तक कि खाना पीना भी महंगा हो गया है। इसकी वजह से जो इकोनॉमिक यहाँ पहले चल जाती थी बच्चों की, जैसे 10,000 में उनकी मतलब लाइफस्टाइल चल जाती थी, अब वही 10,000 से सीधा 30,000 25,000, इससे नीचे अगर उसका मंथली अगर घर से नहीं है तो वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। इससे क्या हो रहा है, जो आर्थिक पृष्ठभूमि से कमजोर लड़के थे उनको अब यहाँ से हटके कहीं और जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक क्राउड जो आने लगा है बहुत तीव्रता से, वो सब सोशल मीडिया का ही मुख्य कारण है।
यहाँ आने की सबकी अपनी अपनी कहानी है। कोई छोटे शहरों से अपने सपनों को सच करने यहाँ आया है, कोई कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर पहुंचा है। तो ऐसे लोग भी हैं जो सेलिब्रिटी टीचर्स की वायरल रील्स देखकर यहाँ आ तो गए, लेकिन अब यहाँ बने रहने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मैम हम आए थे, लेकिन हमारा 2 उद्देश्य था। हमारा मतलब पिताजी मम्मी बोली कि कमाओ पैसा, तो हम सोचे यूपीएससी मतलब चलते हैं, सेल्फ स्टडी भी करेंगे, कुछ काम वाम भी करेंगे। बुकों की यहाँ सस्ती मिल जाती है, ठेला वाला पर ले जाते हैं तो हम बुक को खरीद लेते हैं और थोड़ा रहते हैं मार्केट में तो गाइडेंस होती है। तो जो सोचा था वो हुआ, मतलब खर्चा कम हुआ, कमा पाए, ऐसा हुआ या फिर बर्डन बढ़ गया? मैम यहाँ आने के बाद हम सोचे कि पढ़ाई करेंगे, लेकिन 3 महीने तो हम बिल्कुल किताब कापी छुए ही नहीं। अब 1-2 महीने से अभी हम जो है कोचिंग में काम कर रहे हैं, पर्चा बांटने का। उसमें जो है मिलता है 12,000 और रात में जो है गर्ल्स पीजी में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं। तो कुल मिला मतलब यूपीएससी करने आए थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, काम कर रहे हो। हाँ। दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या फिर राजेंद्र नगर, इन कोचिंग हब को लेकर जो कुछ रील्स में दिखता है, सच्चाई उससे काफी अलग है। इन सब के बीच एक बड़ा सच ये भी है कि तमाम बच्चे बिना तैयारी और बिना अपनी क्षमता पहचाने केवल रील्स देखकर यहाँ पहुँच रहे हैं। ये कदम बच्चों के सपनों और उम्मीदों पर भारी पड़ रहा है। मैं जो 30 सेकंड्स की वीडियो देख के बच्चे आ रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूंगी बहुत अच्छी बात है। तुम लोग वो डांस और कच्चा बादाम और मटकना वो सब नहीं देखकर तुम रियल टीचर्स का देख रहे हो और मोटिवेट हो के कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले घर में उसका सिलेबस देख लो, स्कीम ऑफ एग्जाम देख लो, क्या आप उसके लिए आप क्वालिफाई करते हो, क्या आप इस लायक हो कि आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं 12th पास हूं, मैं 10th पास हूं, मेरा ठीक ठाक जानकारी है, तो स्वागत है आपका। लेकिन सिर्फ रील से मोटिवेट होके जो आते हैं ये सोच के कि हम रातों रात कुछ बन जाएंगे, मैम वो 2 महीने के बाद क्लास आना बंद कर देते हैं। जाहिर है प्रतियोगी परीक्षाओं के पार सफलता का रास्ता बड़ा लंबा है। इस रास्ते में उम्मीद भी है और कभी कभी नाउम्मीदी का भंवर भी है। लेकिन जिस तरह से रील्स ने कोचिंग सेंटर और सेलिब्रिटी गुरुओं का मायाजाल बुना है, उससे छात्रों का भ्रमित हो जाना लाजमी है। ऐसे में समझना जरूरी है कि छात्रों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनाना है। दिल्ली से अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। चर्चा हम इसी पर करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। निपुण अलम्बयान हमारे साथ सिविल सर्विसेज कोच और मेंटोर मौजूद हैं। डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी हैं, ऑफलाइन एकेडमी हेड हैं। साथ ही साथ प्रमोद महेश्वरी जी हैं, डायरेक्टर एनसीयू है करियर पॉइंट कोटा से। और कृष्णेंद्र सिंह बदाना हमारे साथ है, यूपीएससी एस्पिरेंट है दिल्ली से। मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं अनामिका। अनामिका, मैं अपने खास मेहमानों के पास जाऊं, मैं एक बार आपसे ये समझना चाहूंगी, आपने तमाम जिन जिन बच्चों से बातचीत की है उन्होंने अपनी अपनी कहानी सुनाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे भी आपने बात की, क्या आपको ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं जो आ तो गए अपना शहर छोड़ के, यहां पर उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसके बाद अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अब वो पढ़ाई करें या अपना खर्चा निकालें, या फिर वो पढ़ाई बिल्कुल ड्रॉप कर चुके हैं और कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? बिल्कुल नवजोत, जब हमने स्टोरी की शुरुआत की हम कुछ ऐसे बच्चों से मिले जो बच्चे अभी कुछ 4 या 5 महीने पहले ही रील्स देख के या सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देख के राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर, करोल बाग जैसे जो कोचिंग हब है वहां रहने आए हैं, पढ़ने आए हैं, और उन पर्टिकुलर टीचर्स के ही जो कोचिंग सेंटर है वहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि तैयारी पूरी नहीं थी इसलिए अब वो कोचिंग छोड़ चुके हैं, या फिर वो टीचर वहां पढ़ा नहीं रहे, बच्चे इसलिए निराश हो गए हैं। तो अब वो कुछ और काम करने लगे हैं, वहां पे जो नौकरियां हैं वो करने लगे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे थे नवजोत जो घर से लोन लेके आए हैं, माँ बाप ने अपनी जो जमीनें हैं वो बेची हैं, उसके बाद वो वहां रह रहे हैं, लेकिन अब वो उस पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और क्योंकि 80% बच्चे, अगर हम सिर्फ मुखर्जी नगर की बात करें तो पिछले 1 साल में सोशल मीडिया के थ्रू वहां पे आए हैं, जिससे मुखर्जी नगर का जो क्राउड है, जो मैं लौटूंगी आपके पास। सोशल मीडिया देखकर, रील्स देखकर, वीडियोस देखकर बच्चे आते हैं, यहाँ एडमिशन लेते हैं। कृष्णेंद्र, मैं आपसे शुरुआत करूंगी चर्चा की, यूपीएससी एस्पिरेंट है आप, ये बताइए कि आपके
कितने बच्चे आपको लगता है कि रील्स देख के या फिर वीडियोस देख के एडमिशन लेते हैं? मैम, रियलिटी से बहुत परे है। मेरे हिसाब से 90 to 95% बच्चे जो आ रहे हैं उनको पहली बात तो यूपीएससी का पूरा क्रक्स नहीं पता होता और वो रील्स वगैरह देख के आ जाते हैं। और जब वो 2-3 महीना कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्ट्रगल करते हैं तो उनको पता पड़ता है कि जो सिलेबस है उनके लेवल से बाहर है या फिर उनकी रीच से बाहर है। और फिर मैम वो स्ट्रगल करते हैं, मेंटली प्रेशर लेते हैं, पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी होता है मैम, वो भी वेस्ट होता है। और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से 90% एस्पिरेंट होते हैं और मैम उनकी मनी वेस्ट हो रही है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनकी यूथ वेस्ट हो रही है मैम। और दूसरा जो डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, देखिए कि जो माँ बाप ने इतनी गाढ़ी कमाई अपनी बेच दी, बच्चे को यहाँ पर भेजा और उसके बाद उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी, वो उससे जूझ रहा है, वो पढ़ाई करेगा या फिर अपने जो डिप्रेशन है उससे जूझेगा? मैम हर इंस्टीट्यूट जो भी है यहाँ पे उनका 5% रिजल्ट होता है बेसिकली और 95% जो बच्चे होते हैं वो मैम जस्ट मतलब आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं पेपर से, लेकिन तब भी वो मतलब उनको अप्रोच करते हैं और जस्ट सेव फॉर द मनी में। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ। निपुण जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर ये बताइए कि वीडियोस या रील्स जितने भी कोचिंग सेंटर्स की तरफ से बनते हैं, सोशल मीडिया पर जो सर्कुलेट होते हैं, देखिए एक बात तो तय है, मेरी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ है, उन्होंने राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर दोनों जगह से बच्चों से बातचीत की है, जहां पर 80% ऑफ बच्चे जो खुद बता रहे हैं 80% ऑफ बच्चे रील्स और वीडियोज देख के आते हैं। सर रील्स क्या कंफ्यूजन क्रिएट करती है या फिर बच्चों को सही मायने में दिशा दिखा रहे हैं? क्या है रील्स बनाने का मकसद? जी देखिए, रील्स की दो बातें हैं। एक तो देखिए कोई भी टीचर है या कोई भी इंस्टीट्यूट है अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक में, स्टूडेंट्स में, एस्पिरेंट्स में रीच बनाना चाहता है, उसमें अपनी पहुंच बनाना चाहता है। देखिए पहले क्या था, जब सोशल मीडिया बड़ा प्रभावी नहीं था तो ज्यादातर बच्चे अखबार को पढ़े या टीवी को देखे, या मोस्टली क्या होता है जो तैयारी करने आते थे उनके गाँव से, उनके शहर से किसी का सिलेक्शन हुआ, उससे मोटिवेशन मिलता था। लेकिन जब सोशल मीडिया हावी हुआ तो हम देखते हैं यूट्यूब पर रील्स चल रही हैं, इसमें एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनकी भी रील्स हैं, टीचर्स की भी रील्स हैं, और वो पूरा प्रोग्राम चलता है कि कैसे हम उनको क्या करें, मैनिपुलेट करें, कैसे उसको लेकर भी आए। अब दोनों चीजें होती है। एक तो क्या है, अब कोई नॉलेज वाली आपकी रील है, आपको नॉलेज मिल रही है, जानकारी मिल रही है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो मानता हूँ जो इंटरव्यू की क्लिप्स चलती है। आपने इंटरव्यू की क्लिप चलाई और उसमें आपने आधी मिनट का, 40 सेकंड का, 50 सेकंड का, और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे देखता हूँ कि जिनका यूपीएससी के इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार मैं देखा कुछ बच्चे मेरे से मिले, मुझे बोले, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से टीचिंग कर रहा हूँ, बोलते हैं कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैंने कहा भाई तुमको किसने बता दी ये बातें? बोले सर हमने 2 साल पहले, 1 साल पहले रील में देखा था। हाँ। और वो एक मॉक चल रहा था। यानी सर का भी यानी निपुण जी सीधी सी बात है, जो आपके जवाब से मैं समझ पाई वो ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों के फुटफॉल को बढ़ाने के लिए, या मैं इसको बिल्कुल साफ शब्दों में कहूं तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तरह के रील्स बनाए जाते हैं। डॉक्टर सुधांशु हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? सुधांशु जी क्या आप अग्री करते हैं इस पे? चलन तो है, ये तो देख रहे हैं, लेकिन उसके कई अच्छे पहलू भी हैं, बुरे पहलू भी हैं। कई टीचर हैं रील्स से वो सुपरस्टार बन गए हैं और बहुत सारा मोटिवेशन भी पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो प्रोफेशनल है, बहुत सारे छात्रों को उसको सहायता मिल रही है कैसे पढ़ा जाए, और उनको एक प्रेरणा भी मिल रही है। रील्स इस तरह के कोई भी जो प्रचार माध्यम है, चाहे वो साबुन बेचने वाला हो, चाहे टीवी बेचने वाला हो या कोचिंग चलाने वाला हो, तो प्रचार माध्यम तो सोशल मीडिया पे भी रहे, उससे पहले भी रहे, टीवी पे रहे, उन पे यानी आप मानते हैं कि जिस तरीके से बाकी चीजों का प्रचार होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी ऐसे ही प्रचार हो रहा है? हाँ, हो रहा है, मतलब एक बिजनेस चल रहा है सर। लेकिन एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए वही बात, और 2 लोग हैं, एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और मेरी समता, दोनों हमारे साथ मौजूद है और इस बात की गवाही वो दे रहे हैं कि जब भी, और अक्सर ऐसा होता है कि एक टीचर
की रील या फिर वीडियो चलाया जाता है और बच्चे उसको लगातार फॉलो करते हैं। सर आजकल तो बच्चों के पास 7th 8th क्लास में मोबाइल आ जाता है और जिसको जिस भी स्ट्रीम में जाना है बच्चे उसी स्ट्रीम के वीडियोस देखने लगते हैं। बच्चे प्रभावित होते हैं कि बहुत अच्छा टीचर और मुझे इन्हीं की कोचिंग में जाना है, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक गेस्ट टीचर है, कभी कभार महीने में एक आध बार आपको मिलेगा। ये भी खुद को ठगा सा महसूस करते हैं बच्चे। सर इस पे आपकी राय क्या है? अब इस पे देखिए कई तरह के लोग हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कुछ सुपरस्टार हैं तो वो जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीजों को इधर उधर ठेलते रहते हैं। हाँ। वो भी रील्स बना रहे हैं, अपने को यूपीएससी का वो बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हम विशेषज्ञ हैं, वाकई विशेषज्ञ हैं और उनके रील्स आ रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो जैसे एक कमर्शियल फील्ड है, ये भी मैं मानना चाहूंगा कोचिंग फील्ड एक कमर्शियल फील्ड है, तो इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। अब इसमें हमारे पेरेंट्स को देखना है, हमारे स्टूडेंट्स को देखना है और टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वाकई क्या स्थिति है, कहाँ हम जाएं, कहाँ हम शिक्षा लें। लेकिन वही बात है ना कि सर वो क्लैरिटी कोई देता ही नहीं है। जब आप इसको एक बिजनेस के तौर पर, आप खुद ही बता रहे हैं कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, उसको एक बिजनेस के तौर पर देखेंगे तो कोई क्यों उसकी रियलिटी बताएगा? प्रमोद महेश्वरी जी, रील्स कंफ्यूजन है या फिर वो वाकई आपको रास्ता दिखाते हैं? और ये जो बात अभी अभी डॉक्टर द्विवेदी ने कही है उस पर भी जरा आप अपनी राय रखिएगा सर। मेरा तो ये मानना है कि रील बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और ये एक जाल है। दो मैं भी कोचिंग सेक्टर से ही आता हूँ, परंतु मेरा मानना है कि 99% रील जब बनाई जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर तो उसका केवल एक ऑब्जेक्ट होता है कि किस तरीके से बच्चे को या जो देखने वाला है उसको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में या अपने इंस्टीट्यूट पर लाया जाए। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता कि इसको कोई ज्ञान देना है, कोई इसको चीज समझानी है और कम्प्लीटली कॉमर्शियल एक्टिविटी ये होती है, चाहे इसको लोग माने ना माने, परंतु मेरा मानना ये है। और इतना ही नहीं है, रील बना के डाली जाती है और इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पर ऐसे लोग रखता है जो उसको बाद में वायरल करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह का मेरे हिसाब से कि एजुकेशन और कोचिंग चाहे उसको कैसे भी देखे कॉमर्शियल है, परंतु कॉमर्शियल का मतलब ये नहीं है कि लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा ले लिया जाए, फिर तो ठगी हो जाएगी। क्योंकि ऐसे लोगों को भी एडमिशन देने के लिए आप उत्साहित कर रहे हैं रील दिखाकर, जो लोग डिजर्व नहीं करते कोचिंग के लिए, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन को एडमिशन देते वक्त पता है ये बच्चे का आईआईटी में, मेडिकल में, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी उसको एडमिशन दे दिया जाता है। तो कॉमर्शियल ही है। तो मेरा मानना तो ये है कि रील एक बहुत बड़ा छलावा है और ये अब सिस्टम में आ चुका है, लोग इसको समझते नहीं और ये एक सिंडिकेट की तरह चलता है, क्योंकि बाकायदा डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज हैं जो रील के बाद में फॉलोवर्स भी बढ़ाती हैं और बच्चों को ऐसा लगता है कि इस विशेष व्यक्ति को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, तो कोई ना कोई खास बात। बहुत सही बात आपने कही, यानी कि एक वही बात सर जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि टीचर आजकल सेलिब्रिटी गुरु बन गए हैं और बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं। यानी जितने ज्यादा फॉलोअर, इसका मतलब बच्चे यही सोचते हैं कि भाई इनके इतने फॉलोअर्स हैं, जाहिर सी बात है कि ये इंस्टीट्यूशन अच्छा ही होगा और हमें यही जाना है। कृष्णेंद्र, इस पर आप अपनी राय रखिए। क्या माता पिता से बात आजकल बच्चे डिस्कस करते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोविड के बाद तमाम चीजें ऑनलाइन हो गई, बच्चे हर चीज ऑनलाइन ही सर्च करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी कहां जाना है, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको जाना है, वो खुद ही तय करते हैं। पेरेंट्स का कितना इस पर प्रभाव रहता है और क्या पेरेंट्स की राय इसमें ली जाती है कि नहीं? मैम देखो, पेरेंट्स को इतना आइडिया होता नहीं है उस समय इन चीजों का। और मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैम इंडिविजुअल हंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे इंस्टीट्यूट नहीं बन रहे हैं, इंडिविजुअल बन रहे हैं और बच्चे उनकी तरफ फोकस हो रहे हैं और उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। और मैम एक प्रॉब्लम और यहाँ पे बहुत मेजर चल रही है अभी कि जैसे कोई बच्चा कहीं एडमिशन लेने जाता है, XYZ कहीं भी जाता है, तो मैम वहाँ पे फैकल्टी दिखाई जाती है, लेकिन जब रियलिटी में वो बच्चा वहाँ जाके पढ़ता है तो फिर एक डिफरेंट फैकल्टी आती है जो कि उनसे बहुत लोअर क्लास होती है। तो बच्चा जब उनसे इंटरेक्ट भी करता है तो मैम डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा कि मैं इनके माइंडसेट से आया था पढ़ने और मुझे ये टीचर मिला और इनके पास वो विगर नहीं है कि मुझे वो यूपीएससी के सिलेबस को पूरी ढंग से समझा सके। तो मैम बहुत प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, बच्चे मिसगाइड भी बहुत हो रहे हैं,
रील्स जो है ये मैम एक तरह का ड्रग्स की तरह काम कर रही है मैम अभी बच्चों के लिए। अनामिका, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। देखिए कई बार ऐसा होता है और कई बच्चे भी हमने ऐसे देखे हैं कि जाहिर सी बात है कि अगर आप कोचिंग लेने आ रहे हैं आपको हर तरह के सब्जेक्ट्स वहां पढ़ाए जाएंगे, लेकिन कई बच्चा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट होता है और जब वो क्लास में आके देखता है कि जो टीचर उनको पढ़ा रहा है उसको उतनी तक भी कई बार नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसे बच्चे भी क्या आपको यहाँ पर मिले हैं? और जिस तरीके से हमारे साथी अभी बोल ही रहे थे, इस बात को जिक्र कर रहे थे कि टीचर दिखाए कुछ जाते हैं और जो कोचिंग एक्चुअली आपको देने आते हैं वो और होते हैं। बिल्कुल नवजोत, हमने बच्चों के साथ साथ कोचिंग सेंटर में जाके भी रिसर्च की, तो वहां पे हमें पता चला जो फीस स्ट्रक्चर होता है जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो जो पहला आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, तो जो नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके यहाँ सेलिब्रिटी टीचर्स नहीं हैं वो अपने जो टीचर्स की लिस्ट है उसमें पारदर्शिता रख रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर कुछ गिने चुने कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी रील्स वायरल हो रही है वो अपने सैलरी अपने जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें अपने टीचर्स का जो नाम है वो उस टाइम पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसी समय बच्चों को बता देंगे तो बच्चे शायद एडमिशन ही ना ले। तो ये पूरा कोचिंग सेंटर का एक फॉर्मूले की तरह ये रन किया जा रहा है। और बच्चों से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि हाँ कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो वायरल हैं, वो पढ़ाते हैं लेकिन गेस्ट लेक्चर पढ़ाते हैं या सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन जो बाकी के टीचर्स हैं वो हमें बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और वो उन टीचर्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे निराश होकर अभी तक की चर्चा में एक बात बिल्कुल क्लियर हुई है, जो हमारे अनामिका लौटती, अभी तक की चर्चा में एक बात बिल्कुल क्लियर हुई है जो तमाम पैनलिस्ट ने भी कहा है कि पहली बात तो ये है कि हाँ रील्स बनाए जाते हैं, सेलिब्रिटी गुरु बनने का भी एक होड़ एक तरीके से, और दूसरा ये है कि हम अभी तक कह रहे थे प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल का जिक्र कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर शब्द है कि अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी इस तरह की रील्स बनती है। निपुण जी, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐसे में किसकी बनती है? क्योंकि जब बच्चा घर से निकल रहा है, और बहुत अच्छी बात एक पैनलिस्ट ने कही कि देखिए बच्चे बहुत कम अपने पेरेंट्स से इसका जिक्र करते हैं क्योंकि पेरेंट्स को भी उतनी नॉलेज नहीं है कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है कौन सा नहीं है, और वो बच्चा अकेला नहीं जा रहा, उसकी उम्मीदें, उसके परिवार की उम्मीदें साथ में जा रही हैं और जो परिवार का पैसा गाड़ी कमाई है वो भी साथ में जा रही है। तो कैसे डिसीजन लिया जाए? देखिए बिल्कुल, और मैं पहले तो बधाई दूंगा कि आपने इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को, इस मुद्दे को उठाया, और मैं मानता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से काफी विद्यार्थियों को, काफी अभ्यर्थियों को जो सोच रहे होंगे उन्हें सहायता मिलेगी। मैं दो तीन बातें कहूंगा। जैसे अभी मैं देख रहा था जो हमारे स्टूडेंट ने कहा कि माँ बाप को भी कई बार जानकारी नहीं होती, कुछ गार्जियंस हैं बहुत समझदार होते हैं, वो बाकायदा स्टडी करते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं सभी स्टूडेंट को बारे में ये कहूंगा जो भी तैयारी करने की सोच रहे हैं या सोचना चाहते हैं, मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि जब भी आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो पर्टिकुलरली ये बात आप बिल्कुल जानकारी लेने के बाद कि किस किस सब्जेक्ट को कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे और जो टीचर पढ़ाएंगे उनका एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि जो ये एग्जाम है ये एग्जाम बहुत ही डेप्थ का और एक अच्छी नॉलेज का, जिसको क्या पूरे आपको एक्सपीरियंस हो। एक टीचर तपस्या करता है किसी भी एक सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनाने के लिए, तो बकायदा यहाँ पर क्या वन मैन शो अगर होगा तो आप समझ जाइए कि अगर आप केवल एक चेहरे को देखकर जा रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को देखकर, तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी कहीं ना कहीं धोखे में जा रहा है और उसके बाद एक चीटिंग होने वाली है। जैसे कोई भी टीचर जो भी एक एक्सपीरियंस नॉलेज बता रहे थे बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि दिखाए किसी और को जाता है, वहाँ पढ़ाते कोई और है। और खासतौर से मैं देखा कि जब कोई सेंटर दिल्ली में और दिल्ली के साथ रीजनल सेंटर्स में चलाते हैं बिल्कुल, तो वहां पर क्या करते हैं कि जो दिल्ली में तो टीचर अलग होगा, काफी ब्रांडेड, काफी पहले से जो पढ़ा रहा टीचर होगा, एक्सपीरियंस टीचर होगा वो होगा, लेकिन जब रीजनल सेंटर भेजेंगे तो ऐसे टीचर्स को भेजेंगे जो अभी नए टीचर्स हैं, क्योंकि कोचिंग को अपना एक पूरा वो भी निकालना होता है कि भाई ये जैसे हम कहते हैं कि टीचर से कि आपका जो भी अच्छा टीचर होगा वो अच्छा पेमेंट लेता है जी, जो पुराने नए टीचर्स हैं वो पेमेंट कम लेते हैं। सर मैं लौटूंगी आपके पास, हाँ अपनी बात खत्म कर लीजिए सर जी। मैं लास्ट पॉइंट में से बोल दूं तो मैं बस सभी से एस्पिरेंट से यही एक निवेदन करूंगा कि जब भी तैयारी करने के लिए आए तो हर कोचिंग के बारे में देख कर आए कि टीचर कितने पुराने हैं, कब से पढ़ा रहे हैं, और खास तौर से कि क्या वाकई में उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी खुद भी की है, कि मोस्टली वही तैयारी अच्छे से करा पाए। इसी से एक सवाल भी उठता है कि क्या वो बच्चा
उस फील्ड के खुद को उस फील्ड के लिए कैपेबल मानता, हम इच्छा तो जता देते कि हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है और हमें कोचिंग करवा दीजिए, हम कर लेंगे, लेकिन क्या उसकी अपनी कैपेबिलिटीज उतनी है, उसको भी देखना और परखना, चाहे वो माता पिता हो या फिर आपके स्कूल टीचर्स भी, जहां पर आप जा रहे हैं आपके स्कूल टीचर्स भी ऐसे में बहुत हेल्प करते हैं। भारतीय कोचिंग इंस्टीट्यूट और रील्स और वीडियोस के जरिए किस तरीके से बच्चों को ठगा जा रहा है, उसी पर आज हम चर्चा करें। डॉक्टर सुधांशु, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे में ये हो जाता है कि सबसे पहले बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचाने और फिर उसके बाद चयन करें, होड़ में ना रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो ठगने वाला जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो थोड़ा सा मैं इस पे कहना चाहूंगा कि ये गलत है। सर, अगर आपको इस पर आपत्ति है तो मैं एक बार कृष्णेंद्र जी से बात करना चाहूंगी। कृष्णेंद्र जी, आप इस पर क्लियर कर दीजिए, क्या बच्चे खुद को ठगा महसूस नहीं करते? उसके बाकायदा हमारे पास वीडियोस और बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज हैं हमारे पास। मैम, जो पेपर का लेवल अभी आ रहा है पीटी का, मेंस का, उसके हिसाब से मैम कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं मानता हूँ 30% सिलेबस भी कवर नहीं करवा पाते। और बहुत से इंस्टीट्यूट में तो ये फीचर भी है मैम कि वो मतलब डेज फिक्स करते हैं और सिलेबस फिक्स नहीं करते हैं। मतलब उनके लिए दिन इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, उनके लिए उनका है ना सिलेबस इंपॉर्टेंट। सिलेबस। डॉक्टर द्विवेदी, अब इस पर अपनी बात रखिए। देखिए, ये तो एस्पिरेंट है जो अपनी बात रख रहे हैं। जी जी, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं कृष्णेंद्र जी। रील्स की जहां तक बात है, रील्स हजारों लोग बना रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग बना रहे हैं। कुछ उसमें ऐसे हैं जो फेमस हो गए हैं, 2-3 नाम, और वो कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशनल चीजें हैं, बीच बीच में क्लास की चीजें कट करके डाली जा रही हैं। तो उसको अलग एक विधा ही मानिए, उसको प्रचार का माध्यम न मानिए। रही बात कोचिंग पर सर, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने ये बात कही थी कि बिजनेस और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह की रील्स बनाई जाती है, बात आप ही ने कही है सर। मैंने कहा इसको एक विधा मानिए, प्रचार की एक विधा मानिए, लेकिन उसको चलिए हम मान लेते हैं कि प्रचार की विधा है, लेकिन जब बच्चे आपके पास आते हैं, क्या इस चीज को क्लियर किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि आप में जितनी क्षमता है उस हिसाब से? मैं वही आगे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हजारों लोग रील्स बना रहे हैं, हजारों टीचर्स बना रहे हैं, जिसको जितना बनना है वो रील्स बना रहा है, इस सेक्टर का यूज करना चाहता है, सोशल मीडिया पर है। अब हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहां से चीजों को मापा जा सके। लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है। बिल्कुल, कोई प्रोडक्ट है, आप मैंने कहा कोई साबुन बेच रहे हैं, अब कौन सा साबुन सर अच्छा आप उसी पर आ जाते हैं। बच्चों के भविष्य की बात है, साबुन आप यूज करेंगे 2 दिन में खत्म हो जाएगा, यहाँ तो बच्चों का पूरा भविष्य है। प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, वक्त की कमी है, प्रमोद जी का एक रिएक्शन इस पर ले ले। प्रमोद जी बताइए, क्या बच्चों को खुद अपनी क्षमताएं नहीं मापनी चाहिए? ऐसे में स्कूल टीचर और पेरेंट्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सर, मेरे हिसाब से तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं कि हम आपको सेलेक्ट करा देंगे, या हम करा सकते हैं, अगर आप हमारे पास पढ़ोगे तो उनके पास एक असेसमेंट सिस्टम तो होना ही चाहिए कि भाई आपका नहीं होगा। जैसे सुनार को सोने की फर्क होती है, वैसे हर टीचर को ये पता होता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। वहाँ पर अपने बिजनेस इंटरेस्ट में आप बोलते नहीं है और आप बच्चों को बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप करते रहो, आपका हो जाएगा। अब बाद में बच्चा ठगा हुआ महसूस करता है। तो मेरा मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत जिम्मेदारी है कि वो असेसमेंट करें, बच्चों को स्पष्ट बताएं कि किसका होगा, किसका नहीं होगा, या किसका हो सकता है। सर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर रील्स और रियलिटी में बहुत फर्क होता है कोई भी कदम उठाने से पहले, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो समझिए इस फर्क को, रील और रियलिटी के।